तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो जो कूलम्ब्स लॉ है उसके बारे में भी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में मैंने पढ़ा था कि भाई कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, अगर कोई दो चार्ज क्यू हैं उनके बीच में, मान लो एक चार्ज Q1 है और दूसरा Q2 है, इनके बीच में या तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो जो इन दोनों को मिलाने वाले नहीं उसके बाहर की तरफ होगा अलोंग दैट लाइन, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है उस पूरी लाइन के अलोंग और अट्रैक्ट अंदर की तरफ होगा। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो हमारा होता है स्पेस में। मान लो अगर ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं, ठीक है, तो मीडियम की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। मीडियम डाइलेक्ट्रिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में इसलिए ये समझ लेते हैं कि इन एनी मीडियम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज, मतलब एक ही जगह रखे हैं, राइट, इज affected and lesser than that of space or vacuum, right? अब यहाँ पर अगर इन्हें किसी मीडियम में रखे हैं तो वहाँ पर जो फोर्स हो जाता है वो हमारा आ जाता है F = 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K क्या है, K = डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम। मतलब ये हर मीडियम का वेरी करता है। यस, ये हर मीडियम का वेरी करता है, राइट। अब जो K है ये एक्चुअली मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। मीडियम के अंदर क्योंकि हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ मटेरियल होगा कोई ना कोई, यस सर, या फिर उसके अंदर क्या होंगे, कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स यानी कि एक से ज़्यादा एटम से जुड़कर जो कोई बना हुआ है ऐसा कोई मटेरियल होगा। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, इन चार्जेस से इंटरेक्ट करते हैं, और जब इन चार्जेस से इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच के फोर्स को अफेक्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं स्पेस में, क्योंकि ये एटम्स वहाँ पर होते नहीं हैं तो वो वहाँ पर इनके चार्ज को अफेक्ट करने के लिए कोई दूसरा चार्ज होता नहीं है, तो इनके बीच का फोर्स जो होता है वो इनके बीच का रियल फोर्स होता है, मतलब एक्चुअल फोर्स इनके बीच में वही होता है। डाइलेक्ट्रिक वाला नहीं, बिना डाइलेक्ट्रिक वाला, जब ये वैक्यूम में होते हैं। अब जब यहाँ पर इनके बीच में कोई मीडियम आ गया, मान लो ये बहुत सारे एटम्स आ गए, मैं थोड़े बड़ा करके बना रहा हूँ, तो क्या होगा, ये इन एटम का, मान लो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो इन एटम का नेगेटिव पार्ट इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यस सर, और इनका जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो जो एटम है अगर वो नॉन पोलर वो बिल्कुल सिंपल एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से खिसक जाएगा, नेगेटिव सेंटर इधर आ गया और पॉजिटिव सेंटर इधर चला गया। अब क्या कर रहा है, अब ये भी एक दूसरे चार्ज की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एटम भी इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे जिससे इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स होता है, इन पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे पर लगता है वो कुछ कम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल फोर्स एक दूसरे पर जो लगा रहे हैं वो उतना ही रहता है। बट डाइलेक्ट्रिक के एटम्स भी इस पर कुछ फोर्स लगाने लगते हैं, बिकॉज अब वो पोलराइज्ड हो गए हैं, तो ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से
जो इनके बीच में नेट फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा पोलराइज्ड हो सकते हैं। तो जो पोलराइजेशन ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में। अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर किसी मीडियम में चार्ज रखे होते हैं तो उन पर फोर्स कुछ कम हो जाता है अगर वो स्पेस में रखे होते हैं उसके मुकाबले, और जिस रेशो में कम होता है उस रेशो को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। समझ आ गया? ओके सर। अब यहाँ पर जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वाटर के लिए के लगभग 80 होता है। ये क्योंकि रेशो है तो ये इसका यूनिट नहीं होता है कुछ। अब जो 80 यानी कि 80 टाइम्स कम कर देता है फोर्स को। तो आपने देखा होगा कि जैसे सॉल्ट है NaCl, ये इसमें Na आपका पॉजिटिव आयन होता है यस सर। और Cl आपका नेगेटिव आयन होता है, राइट। यस सर। आप जब इसको पानी में डालते हैं तो आयनाइजेशन हो जाता है, Na आयन अलग हो जाता है अपना और Cl आयन अपना अलग हो जाता है। रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न यही है कि जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी क्योंकि पहले से ही पोलर मॉलिक्यूल है वो इनके बीच में फोर्स को कम कर देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से तो जुड़े रहते होते हैं। यस सर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल से टकराते रहते हैं तो ये आयन की फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। समझ आएगा? यस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमने ये पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक, इसमें देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने पढ़ा अगर किसी के डाइलेक्ट्रिक में रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, एप्सिलॉन लिख देते हैं, जो कि आगे हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ आ गया? यस सर। ये क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ द मीडियम है, राइट। कि मीडियम की परमिटिविटी क्या है और एप्सिलॉन किसके बराबर है? K इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। यस सर। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम चाहेंगे तो ये आएगी एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कई बुक्स में K को एप्सिलॉन R भी लिखा होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी कई बुक में लिखा हुआ है कि, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी है दैट इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नोट भी कई बुक में लिखा हुआ है, तो भी सेम चीज़ है। ओके सर। समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा जी, तो ये तो आ गया हमारा। ये तो किसी मीडियम में अगर दो चार्ज रखे हैं तो उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको याद रखना, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि मीडियम की खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इलेक्ट्रिक मीडियम में कैसे बिहेव करता है, कैसे खुद को चेंज कर लेता है। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। क्लियर? बहुत अच्छे। तो इस पर जैसे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि भाई फोर्स, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा था कि भाई इंडक्शन ऑफ चार्ज इंड्यूस इन द नियर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये तो कोई मीडियम आ गया। अब मान लो ये हमारा चार्ज है, मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लो, ठीक। अब ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल्स हमारे चार्ज हैं, एक तरफ मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट हो, एक तरफ मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट है। तो अगर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में रखा है तो नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का इस एटम की तरफ हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट मॉलिक्यूल का इससे दूर की तरफ रहेगा। इस तरह से ये एटम आ जाएंगे। तो जो इस चार्ज का नियर सरफेस है उसके पास मीडियम का एक नेगेटिव चार्ज वाला क्लाउड आ गया। बट ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज़रूरी नहीं इसके बराबर हो, क्योंकि मीडियम के मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है ये तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। yes, तो जितने मॉलिक्यूल इसके आसपास हो सकते हैं उनका जितना चार्ज यहाँ पर हो सकता है उतना ही चार्ज होगा। अब वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता है? मान लो अगर मॉलिक्यूल्स हमारे इतने सारे हैं कि वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसके चारों तरफ जा कर के, तो मान लो इतने सारे मॉलिक्यूल आ गए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, सबके नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, और अब इन सब का जो नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ है वो इसके पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो गया। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के बराबर हो जाएगा तो इस Yes. चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। Yes, sir. तब और दूसरे मॉलिक्यूल पोलराइज होकर इसकी सरफेस की नियर सरफेस पर नहीं आएंगे। अब वो पोलराइज होंगे तो इन दूसरे मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव चार्ज इनसे पोलराइज होंगे, इनके पास आएंगे, इस वाले चार्ज के पास नहीं जाएंगे। तो जो इस चार्ज की नियर सरफेस पे जो पोलराइजेशन या मीडियम की वजह से जो चार्ज होता है वो एक तो अपोजिट टाइप का होता है और दूसरा इससे कम ही होता है, कभी इससे ज़्यादा नहीं होता। इसके बराबर कब होता है? जब ये मीडियम बिल्कुल कंडक्टिंग मीडियम हो। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे अपना जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसमें उसको डिटेल से समझेंगे। Okay, sir. ठीक है, अच्छा जी। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या कहता है उसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहता है दो चार्ज थे, प्लस और माइनस मान लो, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कैसे पता चला कि यहाँ पर दूसरा चार्ज रखा है और मुझे इस पर फोर्स फील हुआ उसको, और इस चार्ज को भी कुछ ना कुछ फोर्स फील हो रहा है इस चार्ज की वजह से। Yes, sir. तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो ये चार्ज जो है, ये मान लो Q1 चार्ज है, इस चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो ये चार्ज इस चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है, सो दैट बोथ ऑफ देम कैन फील फोर्स। इनके बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, Yes. राइट? या फिर ये जो चार्ज है, अगर मैं इसको हटा लूँ तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, No, sir. राइट? अब जैसे ही चार्ज यहाँ पर आया तो इस पर फोर्स लगा, Hmm. तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसने अपने चारों तरफ का जो स्पेस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया कि ये वाले चार्ज को फोर्स फील होने लगा। समझ आया? Yes, sir. अब ये जो हमारा फोर्स इसको फील हो रहा है, फोर्स क्या होता है, कैसे फील होता है, मतलब फोर्स का फिनोमेना क्या है, आप मेरी बात समझ रहे? Yes, sir. फोर्स का फिनोमेना कि भाई इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया है, फोर्स फील हो रहा है, तो फोर्स फील हो रहा है ये तो हम जानते हैं, इसकी वजह से इधर मूव करने लगा, लेकिन वो क्यों फील हो रहा है, क्या उसका फिनोमेना है, किस फिनोमेना से इसने फोर्स लगाया है, कि कौन सी चीज़ों का एक्सचेंज इनके बीच में हुआ है जो फोर्स इसको फील हुआ है, वो फोर्स का फिनोमेना अभी तक नहीं पता है। क्या चीज़ ये ट्रांसफ़र होती है और किस तरह स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक या स्पेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है वो भी नहीं पता है। हमें स्पेस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो उसमें चेंज क्या होगा वो भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि चेंज हुआ है तभी तो फोर्स फील हुआ। Yes, sir. समझ आ गया? तो हमने अच्छा उसका मेज़रमेंट हम ले सकते हैं, फोर्स का मेज़रमेंट ले सकते हैं, तो पता चल सकता है कि भाई इतना कुछ चेंज हुआ होगा। तो हमने उसको एक नाम दे दिया कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है या वैक्यूम में जो भी चीज़ चेंज होती है उसको हमने फील्ड का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? Field. कि भाई ये जो एक्चुअली हमारे पास चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जो वैक्यूम में इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। थ्योरेटिकली जो फील्ड है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्रिएट होता है। Okay. उसकी इंटेंसिटी यानी कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो कम होता चला जाता है, बट थ्योरेटिकली कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ तक फील्ड क्रिएट करता है? इन्फिनिटी तक। इसी तरह ये भी ये अपना दूसरी तरह का फील्ड क्रिएट करता है, इसके अपोजिट, यानी कि अगर ये स्पेस में कोई ए चेंज लाता है तो ये स्पेस में माइनस ए का चेंज लेता है, इसके अपोजिट चेंज लेके आता है। तो ये भी अपना फील्ड क्रिएट करता है और ये इसका फील्ड भी कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी Infinity तक तक। जाता है।
अब ये दो चार्ज और ये दो चार्ज, इन दोनों का फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है एंड दैट फील्ड क्रिएट फोर्स, वो फील्ड फोर्स क्रिएट करता है और ये आपस में एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट Attract. होने लगते हैं। एक तो ये फिनोमेना है, Yes. समझ आ गया? Yes. लेकिन इसमें भी हमने क्या किया, अपनी तरफ से एजम्पशन ली है, क्या? फील्ड वाली एजम्पशन हमने खुद से ली है। एक्चुअल में क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। अब इसने फील्ड क्रिएट किया जी, इसका फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, मान ला ए फील्ड इसने क्रिएट किया है, ये इसका फील्ड इस पर खुद पर फोर्स नहीं लगाएगा। समझ गए? यस सर। क्योंकि ऐसा हमने अब तक देखा ही नहीं है। मतलब जो फील्ड ये क्रिएट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वो इस पर खुद पर फोर्स नहीं लगाएगा, खुद के यानी कि फील्ड अपने आप से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह ये फील्ड जो क्रिएट करेगा वो फील्ड इस पर फोर्स नहीं लगाएगा, दोनों फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। यानी कि चार्ज पार्टिकल का खुद का फील्ड खुद के फील्ड से इंटरेक्ट नहीं करता है। ठीक, वाइब्रेशन का केस अलग है इस। वाइब्रेशन का केस कौन सा? जब चार्ज वाइब्रेट करता है, यस सर। जब चार्ज वाइब्रेट करता है उसमें भी वो जो फील्ड है वो खुद पर फोर्स नहीं लगाता है। ठीक है, वो अलग केस है। ठीक है, रुका हुआ है और फिर भी एक जगह पर है और वाइब्रेट कर रहा है। देखो ऐसा है, ये चार्ज है, ये अपना कुछ फील्ड क्रिएट कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब मैं इस चार्ज को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूँ तो जो फील्ड है इसके चारों तरफ उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? भाई अभी तो हमारा फील्ड का सेंटर ये है, इस तरह से मान लो फील्ड है, यस सर। मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो अब फील्ड का सेंटर अलग हो गया, यस सर। अब फील्ड ये हो गया। तो जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो फील्ड चेंज होगा कि नहीं हो गया? यस सर। आप ध्यान से समझना, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है। ठीक, जब ये चार्ज हमारा पी पोजीशन पर है तो यहाँ पर मान लो फील्ड है A1, इसकी वजह से। यस सर। जैसे ही मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया क्यू पोजीशन पर, मान लो यहाँ पर फील्ड हो गया A2 इस पोजीशन पर, तो फील्ड में चेंज आया, यस सर। है ना? अब फील्ड में चेंज जो है वो हमारा स्पेस में ट्रैवल करता है। ओके सर। कोई भी चेंज हो, अब देखो जो हमारा एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ है वो इंस्टेंटेनियस होता है, कि कोई भी चेंज हो वो इंस्टेंटेनियस हो सकता है। जैसे फोर्स ग्रेविटेशन पुल है, यस सर। वो इंस्टेंटेनियस होता है, वो कहता है कि, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ कहता है इंस्टेंटेनियस होता है। अगर ये इस पर फोर्स लग रहा है इस चार्ज की वजह से और ये चार्ज अचानक से गायब हो जाए, ख़त्म हो गया, तो क्या ये फोर्स उस इंस्टेंट पे ख़त्म हो जाएगा? नो सर। नहीं, जब तक यहाँ पर फील्ड था, जैसे ही चार्ज यहाँ से हटा, ये चार्ज फील्ड हमारा गायब हो गया, तब वो जो चेंज है फील्ड का वो यहाँ तक पहुँचेगा लाइट की स्पीड से। किस स्पीड से? लाइट की। लाइट की स्पीड से। तो जितना टाइम लाइट को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतने टाइम के बाद ही इस पर फोर्स ख़त्म होगा। सर ये दोबारा से बता दो, फोर्स खत्म होने का। फोर्स खत्म होने, दोबारा सुन दो। मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से क्या है, इस पर फोर्स लग रहा है। यस सर। हमने इसको गायब कर दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो गया। यस सर। लेकिन वो जो चेंज आया इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चेंज यहाँ पर नहीं होगा एकदम से। जैसे ये चेंज यहाँ पर क्रिएट हुआ तो वो चेंज किस स्पीड से आगे जाएगा? लाइट की। लाइट की स्पीड, सी की स्पीड से वो चेंज आगे जाएगा। अब सी की स्पीड से वो लाइट चेंज आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो अभी तक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है, वो फिर जीरो उसके पीछे आ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश होता जा रहा है। समझ गए आप? यस सर। किस स्पीड से वैनिश हो रहा है? लाइट की। लाइट की स्पीड से वैनिश हो रहा है। और जैसे ही वो वैनिश फील्ड यहाँ पर आएगा तब इस पर फोर्स खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? यस सर। तो कोई भी चेंज हो इलेक्ट्रिक फील्ड में
वो ट्रैवल करता है किस स्पीड से, लाइट की Light स्पीड की से। speed। एक्चुअली ये एक थ्योरम है जो मतलब एजम्पशन है जो कि अब तक ट्रू है, अब तक इसके अगेंस्ट हमें कोई चीज़ नहीं मिली है। और ये एजम्पशन ये है कि आइंस्टीन ने कहा था कि भाई कोई भी चेंज स्पेस में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा सकता है। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर चार्ज हम यहाँ पर लेकर आए इस चार्ज को, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड था A1 फील्ड था पॉइंट इस पॉइंट पर, वो फील्ड A2 में चेंज होगा कब, जितना यहाँ से लाइट को आने में टाइम लगता है। तो अब जैसे ये अगर ये हमारे पास वाइब्रेट करने लगे तो क्या हो रहा है, फील्ड वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पर फील्ड वेरी कर रहा है, यस बदलता जा रहा है, वापस वही आ रहा है, चेंज। कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो चेंज वेरी कर रहा है। तो अब जो चेंज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे पढ़ेंगे, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज किनेटिक वापस से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो क्या होता है कि अगर ये हमारा इस पॉइंट पर बाद में वाइब्रेशन करना बंद भी कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते चले जाएंगे, उसको कहते हैं फोटोन। तो अगर ये हमारा वाइब्रेट कर रहा है कोई चार्ज, तो फोटोन क्रिएट करता है। यस सर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर खुद से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये फोटोन क्रिएट करता है, एनर्जी इसको देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुद से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमने क्या कहा, मेजरमेंट उसका हमने क्या लिया, तो हमने कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हमें किससे चलता है, फोर्स से चलता है। ठीक है, फोर्स को ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट का साधन बनाओ। तो कैसे बनाया उसको सोच लेते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है। ध्यान से समझना, पहले फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इससे जानने से पहले, वो तो समझ आया थ्योरेटिकली मैंने क्या Yes, बताया। अब देखना फील्ड क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। फील्ड हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम फील्ड कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आगे आप फिजिक्स में अगर आप आगे पढ़ोगे तो वेक्टर फील्ड होता है आपका, फिर टेम्परेचर भी फील्ड होता है आपका, बहुत सारी चीज़ फील्ड होती हैं, इनके पीछे फील्ड लगा देते हैं। अब क्वांटिटीज़ के बारे में आपको तो पता है कि भाई वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, चार्ज एक क्वांटिटी है, एरिया एक क्वांटिटी है। तो फील्ड कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ये तो फील्ड भी तो एक क्वांटिटीज़ होगी। फिजिक्स में जो भी चीज़ का मेजरमेंट लिया जा सकता है उसको क्वांटिटी कहते हैं। तो फील्ड किन क्वांटिटीज़ को फील्ड कहते हैं उसके बारे में समझ लो आप। देखो अब मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फिर उसको मैं समझाऊंगा, फिर समझना। फील्ड आर if any quantity has some value at every point in space, or in a region of space, is known as field। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी अगर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी या टेम्परेचर या कुछ भी, अगर हम स्पेस में देखें, अगर उसका हर पॉइंट पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू है तो हम उसको बोलेंगे फील्ड। मान लो हमारे पास एक कमरा है, यस सर। ठीक, इस कमरे में यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मैं टी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, टेम्परेचर, यस सर। राइट। आई कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट एनी पॉइंट इन दिस रूम। और ऐसा हो सकता है कि उस रूम के एक जगह से दूसरी जगह टेम्परेचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है कि नहीं हो Yes, सकता है। sir. भाई यहाँ पर अगर मैं एसी लगा दूँ तो यहाँ इस पॉइंट पर टेम्परेचर कुछ कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो सकता है,
Yes, इस पॉइंट पर बी पर कोई ज़्यादा हो सकता है, ए पर कुछ टेम्परेचर कम हो सकता है। तो क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है एट एवरी पॉइंट इन दिस स्पेस, तो हम इस क्वांटिटी को अब क्योंकि स्पेस में इसकी हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू है, मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ अ टेम्परेचर फील्ड। okay, sir. समझ आ गया? Yes, sir. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं टेम्परेचर फील्ड। राइट? क्लियर? अच्छा जी, इसी तरह अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक रिवर है हमारे पास, राइट, और इस रिवर का क्रॉस सेक्शन में इस तरह से लेता हूँ, बॉटम में से थोड़ी ये नियर वाइड लेंथ, इसकी जो विड्थ है वो कम है, और ऊपर से विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये आपकी ज़मीन आ गई, ये सब क्या है आपका, मिट्टी आ गई, और यहाँ से पानी जा रहा है। तो एट एवरी पॉइंट इनसाइड दिस क्रॉस सेक्शन आई कैन हैव द वेलोसिटी ऑफ वाटर। Yes, sir. तो हर पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी ऑफ वाटर की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। Yes, sir. यहाँ पर भी मैं नदी में देखूँ तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ वाटर की कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिलेगी। Yes, sir. तो ये जो वेलोसिटी है, अब क्योंकि स्पेस के अंदर इसको मेजरमेंट ले रहे हैं, एट एवरी पॉइंट इन स्पेस वेलोसिटी ऑफ वाटर कैन हैव सम वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी फील्ड। इसको क्या बोल देंगे? Velocity field. वेलोसिटी फील्ड। तो फील्ड फिजिक्स में इनको कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी स्पेस में हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम उसको, उस क्वांटिटी को फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हर पॉइंट पर होगी Yes, इस चार्ज sir. की वजह से। Hmm. दैट इज व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्वांटिटी है जो किसी चार्ज के चारों तरफ होती है, और एट एवरी पॉइंट इन स्पेस वी कैन हैव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस वैल्यू को कैसे मेजरमेंट किया जाता है वो देखेंगे। फील्ड का पता चल गया आपको? Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको जानने से पहले दो चीज़ आपको और समझा देता हूँ। फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, राइट? रिप्रेजेंटेशन, राइट, Electric field. ऑफ फील्ड। देखो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। टेम्परेचर हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, तो इसको कहते हैं स्केलर फील्ड। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? Vector. तो इसको कहते हैं वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड में क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है, Yes, sir. स्केलर फील्ड में क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है. नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो आप मुझे बताओ ये वेक्टर फील्ड होगा कि स्केलर फील्ड होगा? Scalar field. वेक्टर फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाद में डिफाइन करते हैं, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। Okay, sir. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा वेक्टर फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्केलर फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा स्केलर फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? मान लो कोई पॉइंट है, Hmm. इस पर हमें वैल्यू बतानी है, लो बता दो। टेम्परेचर फील्ड की बात कर लो आप, तो किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू बता देंगे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पर 20 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पर 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हर पॉइंट पर अलग अलग वैल्यू होगी, इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। ऐसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर. वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हर पॉइंट पर उसको वेक्टर से बताना होगा। मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये वेलोसिटी फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर मान लो 1 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर मान लो 0.5 मीटर पर सेकंड है,
इस पॉइंट पर मान लो 3 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पर मान लो डायरेक्शन वेलोसिटी का ये और 4 मीटर पर सेकंड है, ऐसे मान लो। करेक्ट? यस सर। तो हर पॉइंट पर मैं कोई ना कोई वेक्टर हर पॉइंट पर ऐसे बना के वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब हमारी जो NCERT है उस बुक में एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन को भी अलाउ किया गया है। वेक्टर फील्ड को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके में क्या है, अगर हर पॉइंट पर मैं रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो इतने सारे एरो बन जाएंगे, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो पेपर पर उसको शो करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया। जैसे आपको देखो, अगर आप इस फील्ड को देखो, वेलोसिटी को देखो, तो आपको लगेगा कि भाई ये जो पार्टिकल है, अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। यस सर। है ना, कि भाई ये पार्टिकल अगर मैं देखूँ इस फील्ड से, अगर 2-4 पॉइंट पर मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूमते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ऐसा आपको महसूस होगा? यस सर। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका बना गया कि भाई एक फील्ड को ना इसे एक लाइन की तरह दिखा दो और उस लाइन का जो डायरेक्शन हो ना वो फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग हो। फील्ड का डायरेक्शन ये है। यस सर। और तो यहां से भी एक लाइन बनेगी, यहां से भी एक लाइन बनेगी, इस तरह से। भाई फील्ड तो हर पॉइंट पर होगा ना, तो Yes, हर sir. पॉइंट से कोई लाइन बन सकती है। तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो कि जो लाइन है इन लाइन को बोल दो फील्ड लाइंस। क्या बोल दो? फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस, राइट। और अगर किसी पॉइंट पर हमें फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस लाइन उस पॉइंट से जो भी फील्ड लाइन जा रही है उस लाइन पर टेंजेंट डालो, फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे डायरेक्शन इधर होगा, तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे डायरेक्शन इधर होगा। तो हर मैं किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकता हूँ। यस सर। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन मुझे फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताती। ये वाली रिप्रेजेंटेशन फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताती है। यस सर। ये केवल मुझे डायरेक्शन के बारे में बताती है, लेकिन ये देखने में और इमेजिन करने में काफ़ी सिंपल है। यस सर। तो हमारी बुक में फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस नोटेशन का यूज़ किया गया, फील्ड लाइन वाली नोटेशन का। पॉइंट वेक्टर्स का वेक्टर का यूज़ नहीं किया गया फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, फील्ड लाइन का यूज़ किया गया है। फील्ड लाइन क्या होती हैं? फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर अगर उसके फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं। समझ आ गया? यस सर। तो फील्ड लाइन क्या है? फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस विच शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट। उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल के हमें फील्ड के डायरेक्शन का पता चल जाता है। फील्ड लाइंस कैन नॉट शो द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बट वी कैन कंपेयर द मैग्नीट्यूड बिटवीन 2 पॉइंट्स। जहाँ पर फील्ड लाइन पास पास है वहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है वहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है। बस इतना पता कर सकते हैं, कम या ज़्यादा का हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अच्छा जी, ये तो आगे फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। फील्ड लाइन का जो है यहाँ पर देख लेते हैं। फील्ड लाइन हमारी क्या होती है? फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स। imaginary curves tangent to which shows the direction of electric field. या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक, अच्छा जी, एक बात तो ये होगी। अब इनका डायरेक्शन कहाँ से माना जाए?
डायरेक्शन हमने खुद से ही एज्यूम किया है इसका, बाय कन्वेंशन हमने इसको एक डायरेक्शन दे दिया, क्योंकि डायरेक्शन हमें चाहिए कैलकुलेशन में। तो क्या डायरेक्शन दिया हमने? डायरेक्शन दिया डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। हाँ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। सर कूड़े वाला आ गया, अगर आंटी को देना हो तो। अच्छा, तुम्हारी आंटी तो फुल पड़ी दिखी है। ठीक है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ये फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। मान लो एक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, इस पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, यस सर। और इसकी वजह से डायरेक्शन ये हो गया। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखती है और पर्टिकुलर उसका मैग्नीट्यूड होता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी ऐसा तो नहीं होता है कि उसके दो डायरेक्शन हो, नो सर। तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि दो चार्ज हैं और अगर उनकी इंडिविजुअल फील्ड लाइन हम, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनकी इंडिविजुअल फील्ड लाइन को हम ड्रॉ करें, तो इस तरह से फील्ड लाइन आएगी और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो रिजल्टेंट फील्ड होगा, हो सकता है इधर की तरफ हो। यस सर। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन होगी वो रिजल्टेंट फील्ड के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, और वो सीधी जाने के बजाय ऐसे हो जाएगी। समझ आ गया? यस। लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो जो फील्ड लाइन है दूसरे चार्ज की प्रेजेंस में वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ आ गया? ओके सर। लेकिन वो कट एक दूसरे को नहीं नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक पॉइंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फील्ड लाइंस के बारे में क्या पॉइंट आ गया कि फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। और ये सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बातें लिखी जा रही हैं वो किसी भी फील्ड लाइन के बारे में बातें ट्रू हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ट्रू है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए ट्रू है। वेलोसिटी फील्ड होगा, वेलोसिटी फील्ड के लिए भी ट्रू है, वो किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए ट्रू है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस वेक्टर फील्ड के लिए, हाँ, कोई भी वेक्टर फील्ड होगा उन सब के, क्योंकि हम तो जनरल फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं। Yes. तो दीज जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी जो है अप्लाई होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर भी अप्लाई होती हैं, वो किसी भी फील्ड लाइन पर अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर intersect each other, because if they do, because if they do, there will be two directions of same quantity. At that point, which is not possible. ठीक है बच्चे? यस सर। अब ये हमारी फील्ड लाइन के बारे में बात आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। अभी अब तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा है। यस सर। मैग्नीट्यूड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी हमने केवल डायरेक्शन देखा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया, वो ऐसे डिफाइन किया गया है। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है Q, इसकी वजह से यहाँ पर इससे R डिस्टेंस पर या किसी भी डिस्टेंस पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे इतना तो पता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ होगा। यस सर। डायरेक्शन तो मुझे पता चल गया, बाय कन्वेंशन मैंने अभी पढ़ लिया है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन कितना होगा वो मुझे नहीं पता है। ठीक है? यस सर। ठीक है,
अब कितना होगा वो भी पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा गया कि भाई इस पॉइंट पर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज Q2 रखूँगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, यस सर। ठीक। तो ये कहा गया, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज is known as electric field at that point. ये तो आ गया आपको याद रखने के लिए, आपको ये याद रखना है। तो अगर मैं मोटा मोटी इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो आएगा फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज भाई Q2 चार्ज पर है, फोर्स लग रहा है। यस तो सर। यूनिट चार्ज पर अगर फोर्स फाइंड करना है तो Q2 से डिवाइड कर दो, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज आ गया और यही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज ले आऊँ, मान लो Q3 चार्ज लिया हूँ यहाँ पर Q2 को हटा के, और मैं जानना चाहूँ Q3 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो अगर Q3 पर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा था, तो Q3 पर कितना लग जाएगा टाइम्स Q3। समझ आ गया? यस सर। तो अब फोर्स फाइंड करने के लिए किसी भी चार्ज पर मुझे एक वैल्यू E की वैल्यू चाहिए, तो फोर्स में F इंटू ई करके फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा जी, लेकिन Q2 चार्ज डेफिनेशन में Q2 चार्ज बड़ा चार्ज नहीं लेते हैं, डेफिनेशन में याद लेते हैं टेस्ट चार्ज, जो कि होता है बहुत छोटा D, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि जो बड़ा चार्ज है वो इस चार्ज की पोजीशन को चेंज कर सकता है, हटा सकता है इसको इसकी जगह से। यस सर। तो अब अगर ये पोजीशन हट गया, इधर चला गया, उधर चला गया, तो ये फील्ड चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं डेफिनेशन में, बहुत छोटा चार्ज लेते हैं DQ, जिसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक। यस। अब उसमें हम कैसे फील्ड फाइंड करते हैं या कैसे फील्ड को डिफाइन करते हैं उसे देख लेते हैं। वो ऐसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to any charge is defined as the ratio of force on very small test charge at that point to the test charge itself, ठीक। मान लो इस पॉइंट पर हमने एक बहुत छोटा स्मॉल चार्ज DQ रखा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे डिफाइन किया गया कि इट इज इक्वल टू द फोर्स on this test charge यस सर। divided by the D. test charge itself। समझ आ गया? यस सर। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा यूनिट चार्ज पर फोर्स आ गया है। समझ आ गया? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं। उसका हमारे पास क्या आ गया है, वेक्टर फॉर्म भी आ गई है और मैग्नीट्यूड भी उसका आ गया है, और इस फील्ड को दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की जो फील्ड लाइन्स है वो भी हमारे पास आ गई है। समझ आ गया? यस सर। अब यहाँ पर अगर मुझे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करना है, उसको कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं। तो फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देख लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q रखा है, उससे R डिस्टेंस पर हमने टेस्ट चार्ज DQ रख दिया, और यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए। तो डायरेक्शन मुझे पता है, अभी की तरफ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और टुवार्ड्स इट होगा अगर ये नेगेटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन में ये आता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज ये रहा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यस सर।
तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स कितना है जी, डी एफ 1/4πε0 क्यू टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. वेक्टर है, इसका एक एक डायरेक्शन है, तो वो तो हमें पता है, तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी, राइट। डायरेक्शन तो हमें इसका पता ही है किधर होगा। अच्छा, ई के भी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन में ऑलरेडी पता है। डी एफ डिवाइड बाई डी D. कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो डिपेंड करती है केवल उस चार्ज पर जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो यहाँ पर इस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से वो इस पर ही डिपेंड करेगा, कोई जो दूसरा चार्ज आ रहा है उससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं होता है। उस पर फोर्स कितना लगाएगा, तो फोर्स on any charge kept in an electric field कितना हो जाएगा फोर्स, उस पर फोर्स हो जाएगा हमारा F इक्वल्स टू Q टाइम्स E। E क्या है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। Yes, sir. Q पर लगने वाला फोर्स फाइंड करेंगे तो Q टाइम्स E हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा Q टाइम्स E, जब करेंगे हमारा फोर्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया बच्चे, Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक, No, sir. क्लियर। अच्छा, ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अलग अलग दूसरे चार्जेस भी होंगे, उनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हमें पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में पता चल गया, वो क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी समझ आ गया। Yes, sir. अब आगे चलते हैं फील्ड लाइन के बारे में, कि भाई जैसा हमने देखा कि मान लो फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज है ये, फील्ड लाइन ड्रॉ करो, रेडियली आउटवर्ड होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज हमें जाना है। अवे फ्रॉम द चार्ज हम कैसे डायरेक्शन में जा सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड जा सकते Yes, हैं। ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए, ठीक है। अब मान लो कोई चार्ज है, फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ है, आप क्या कह सकते हो इस चार्ज के बारे में, नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। Negative. नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स द चार्ज जा रही है। ठीक है, Yes, sir. एक चार्ज है, फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ है उसके बारे में, आप क्या कह सकते हैं इन फील्ड लाइन के बारे में, क्या ये फील्ड लाइन सही है। सर इसमें जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। हाँ, तो क्या ये फील्ड लाइन सही है, सही ड्रॉ की गई है किसी चार्ज के लिए। सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाए। पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो जाए तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा और फील्ड लाइन आपको दिखाई नहीं देंगी, तो फिर ये गलत है। ये गलत है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो ये उसके लिए फील्ड लाइन गलत ड्रॉ की गई है। अच्छा जी, अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपस में पास पास रखे हैं, उनके लिए फील्ड लाइन कैसे होंगी। अब यहाँ से इधर तो फील्ड लाइन जाएगी नहीं, क्योंकि फिर इससे अवे जाएगी। यस सर। अगर मैं यहाँ पर फील्ड देखना चाहता हूँ, ऊपर की तरफ फील्ड आएगा, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड ऊपर की तरफ आएगा। यस सर। तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन बीच में, फील्ड लाइन ऊपर की तरफ आनी चाहिए। और फिर अगर यहाँ पर फील्ड लाइन बीच में कोई फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारे पास जो फील्ड लाइन का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आ जाएगा। समझ आया? यस सर।
ये समझ आया बच्चे? यस सर। अच्छा जी, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो भी फील्ड लाइन ऐसी ही रहेंगी, लेकिन तब वो केवल चार्ज में अंदर की तरफ चली जाएंगी। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी फील्ड लाइन ऐसी ही रहेंगी, लेकिन क्या होगा, अंदर। एरो अंदर की तरफ हो जाएंगे इस तरह से। समझ आ गया? यस सर। अगर दो चार्ज इस तरह रखे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइन कैसी होगी? मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये फील्ड लाइन तो डायरेक्टली इसके अंदर चली जाएगी। यस सर। यहाँ पर देखो, अगर मैं फील्ड का डायरेक्शन देखूँ तो एक की वजह से इधर है और उसकी वजह से इधर है, रिजल्टेंट डायरेक्शन लगभग इधर आ जाएगा। यस सर। समझ आ गया? तो इनके जो बीच में होंगी फील्ड लाइन, वहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा, अगर मैं इनके मिड पॉइंट पर यहाँ पर देखूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा। यस सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होनी चाहिए टू द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। यस सर। ठीक है भाई, जो लाइन को ज्वाइन कर रही है तो यहाँ पर इन पॉइंट्स पर उसके पैरेलल आनी चाहिए फील्ड लाइन, यस सर। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो फील्ड लाइन कुछ इस तरह से आएंगी। यस सर। और ये इधर, बाहर निकल जाएंगे। हाँ, ये ऊपर और ये, ठीक। तो ये अंदर की तरफ आएंगी और ये बाहर की तरफ यहाँ से जाती हुई नजर आएंगी। समझ आ गया बच्चे? यस सर। तो अगर दो चार्ज आपस में एक साथ रखें तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये होगा। समझ आ गया? यस सर। याद रखने की मैंने तरीका बताया आपको यस कि कैसे फील्ड लाइन देख लेते हैं कि यहाँ पर देख लेंगे डायरेक्शन की तरफ, तो उससे हमें ये पैटर्न याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। सब समझ आया? यस सर। क्लियर? अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आ गया। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर चार चार्जेस हैं, चारों का जो चार्ज है वो है Q, और स्क्वायर के एक कॉर्नर पे चारों चार्ज रखे हैं। अब इन चारों चार्जेस की वजह से स्क्वायर का जो सेंटर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, यस। तो 4 चार्जेस ऑफ चार्ज Q are placed at the corners of a square of side A. Find the electric field due to these charges at the center of the square. ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर मान लो ये 1 चार्ज है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, यस सर। और Q3 चार्ज की वजह से हुआ इधर की तरफ, कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर। इक्वल होगा अपोजिट डायरेक्शन। 2 की वजह से हुआ इधर और 4 की वजह से हुआ इधर, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल होगा अपोजिट। तो बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। 0। समझ आ गया? यस सर। क्लियर? अब मान लिया इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं फॉर 3 चार्जेस।
इसके 3 चार्जेस हैं जी, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ अब क्या होगा, इसकी वजह से इधर होगा, यस सर। इसकी वजह से इधर होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यस सर। तो मुझे केवल ये कैलकुलेट करना है कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कर लेते हैं। E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यस सर। तो के तो हमें पता ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर साइड ए है तो ये साइड होगी हमारी, जो डायगोनल होगा वो स्क्वायर रूट 2a होगा, और ये स्क्वायर रूट 2a का आधा हो जाएगा, तो आ जाएगा a बाई रूट 2, a बाई स्क्वायर रूट 2, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के क्यू अपॉन ए, सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। समझ आ गया बच्चे? यस सर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 3 के लिए। ठीक है, इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गया? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, आगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं वो उनको एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में ये मिल सकता है कि भाई एक ट्राइंगल है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, 3 चार्जेस हैं। ए साइड का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना होगा? अब जो इसका सेंटर है वो तीनों वो जो वर्टेक्स हैं उनसे सेम डिस्टेंस पर होगा, यस सर। और क्योंकि तीनों चार्ज हमारे इक्वल हैं तो यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी आएगी, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी आएगी, और यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी आएगी, यस सर। और दोनों के बीच में एंगल होगा हमारा 120 डिग्री। इक्वल अमाउंट है, लेमीज थ्योरम लगाएंगे, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो भी हमारा फील्ड आ जाएगा 0। समझ आ गया? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं बुक्स में से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। कौन सी एक्सरसाइज? इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये आ गई, ये फील्ड लाइन्स आ गई आपकी, यस सर। है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद ये आ जाएगी डाइपोल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं कराऊँ, ये आ गई एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, ये एक्सरसाइज करनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आपके इसी में आ जाएंगे आगे। ज़्यादा आगे नहीं? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, उसमें से देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले आपको, चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही करा देता हूँ पहले, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कराना था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या कहता है? देखो, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इक्वल अमाउंट का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर स्टेबल हो, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो L है, या 2L मान के चलते हैं, क्योंकि इसका आधा डिस्टेंस हम अधिकतर यूज़ करते हैं, और एक दूसरे से बंधे हुए हैं। समझ गए? दोनों चार्ज एक दूसरे से बंधे हुए हैं और लेकिन सेपरेटेड हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल, क्योंकि इसके 2 पोल हो गए, यस सर। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और हमेशा एक दूसरे सेम डिस्टेंस पर है। तो ये लगभग ऐसा मान लो, इसकी फिगर ऐसी बना लो कि एक छोटी सी स्टिक है, उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और स्टिक के दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, और जो स्टिक है ये हमारी ऐसी है कि इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। ऐसी डाइपोल की अपने मन में एक फिगर बना।
ओके। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइपोल। डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। तो डाइपोल पर चार्ज कितना है, हम सोचते हैं Q इज द चार्ज ऑन डाइपोल। Q का मतलब है कि एक तरफ प्लस Q होगा और दूसरी तरफ माइनस Q। तो Q हमारा डाइपोल का चार्ज है। एक्चुअली डाइपोल पर चार्ज 0 होता है, बट Q का मतलब है कि प्लस Q एंड माइनस Q आर द टू चार्जेस ऑन द डाइपोल, राइट। और जो डाइपोल के इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है उसको 12 मान के चलते हैं। कुछ बुक्स में एल भी लिखा हुआ है, तो वो बीच में जब फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, तो वहाँ पर L/2 को यूज़ करेंगे, तो हम उसकी जगह L को यूज़ कर लेंगे। समझ आ गया? Yes. अच्छा जी। एक आता है इसका डाइपोल का मोमेंट ऑफ डाइपोल, ठीक। वो क्या होता है, चार्ज P हमारा होता है मोमेंट ऑफ डाइपोल या डाइपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट। ये क्या होती है, P का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। Yes. तो ये आ जाएगा 2LQ। समझ आ गया? डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इसका होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होता है, Negative to positive. फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, इस डायपोल को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये P है फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव, और वैल्यू कितनी है इसकी 2LQ। ये भी एक डायपोल दिखा, रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। ये क्या, ये P है डायपोल का। डायपोल को उसके डायपोल मोमेंट से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. क्लियर? अब ये आगे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 पॉइंट पर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। पहला जो अरेंजमेंट है वो आ जाएगा हमारा एक्सल लाइन पर। इस एक्सल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दूसरा आ जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन पर, जो कि हमारा ये लाइन होगी, ये प्लेन होगा, लेकिन ये क्योंकि ये तो भाई ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो एक्चुअली इक्वेटोरियल प्लेन पर हम इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर उसी तरह जो 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में होती हैं, इस तरह से इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी। समझ आ गया? Yes, sir. तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड करेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एक्सियल लाइन पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट एक्सियल लाइन। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से आगे की तरफ, E1 मान लेते हैं। दूसरा फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से पीछे की तरफ, E2 मान लेते हैं। E2 की वैल्यू E1 से कम होगी, मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है इस पॉइंट से, Yes, sir. और पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट के पास है। समझ आ गया? Yes. मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड थोड़ा सा हमारा आगे की तरफ आएगा। समझ आ गया? Yes, sir. अब कितना वो होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर E1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। E1 इक्वल्स टू KQ अपॉन, अब डिस्टेंस जो है हमारी इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस का मेजरमेंट लेंगे, Yes, sir. ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लो हमारी R है, तो
के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। समझ आ गया? यस और इसी तरह E2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? के क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर। करेक्ट। यस सर। अब हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो क्या होगा? E2 माइनस E1 माइनस E2। E2 राइट। मैग्नीट्यूड फाइंड करें, डायरेक्शन तुम्हें पता ही है, डायरेक्शन Yes, इधर होगा, sir. तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल आर स्क्वायर। प्लस एल का होल स्क्वायर। करेक्ट। यस सर। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। अब आगे देखते हैं। के क्यू हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर बराबर के क्यू कॉमन है, अंदर देखेंगे आर माइनस एल आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस पहले प्लस करें। प्लस सॉरी माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट। और यहाँ पे आर माइनस एल से तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, यस सर। और ये माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर है। इस तरह जाइए। आगे चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। के क्यू के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस प्लस 2RL। 2RL। राइट। यस सर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, यस सर। 4RL बच गया। के क्यू इंटू 4RL डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर जो एल स्क्वायर है ये बहुत छोटा होता है, डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच, इट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। तो हम लेंगे आर टू द पावर 4 ले लेंगे इसमें। क्या आ जाएगा? आर टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर इज मच मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। करेक्ट। एल तो वैसे भी छोटा होता है, एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हमारा ये बन गया है एक्सप्रेशन, के इंटू 2QL इंटू आर ऑन आर टू द पावर 4, यानी कि 2QL आ गया हमारा मैग्नेटिक, सॉरी डाइपोल मोमेंट। और सर 2 कम है। कौन सा? सॉरी 2 इंटू 2। ठीक है। यस तो 2 इंटू डाइपोल मोमेंट यस सर डिवाइडेड बाई आर की R पावर cube। 3 तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल का एट एक्सियल लाइन होता है 2kp बाय आर क्यूब। बाई आर क्यूब। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके डायरेक्शन के अलोंग ही होता है। समझ आ गया? तो इसलिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। ठीक है सर। समझ आ गया बच्चे? तो ये आ गया हमारा ये। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक, समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है डाइपोल का वो आर क्यूब के अलोंग हो रहा है, वो आर के इनवर्स नहीं है, इनवर्सली आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से कम होता है। जबकि वो 1/r² से कम हो रहा है, ये 1/r³ से कम हो रहा है, तो बड़ी तेज़ी से कम होता है। इसमें ये डिफरेंस है। तो ये इस डिफरेंस को याद रख लेना, कई बार इसमें आसानी होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो समझ जाओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का नहीं है, पॉइंट चार्ज का नहीं है, बल्कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ऑफ अ डाइपोल। समझ आ गया बच्चे? यस सर।
कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना हो किसी डाइपोल का होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हो ना हो वो Point इलेक्ट्रिक charge. फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का होगा। यस सर। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा जी, ये तो आ गया हमारा एक्सल लाइन पर। एक्सल लाइन पर हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जब ई का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर पी की वेक्टर फॉर्म आ गई, यानी डायरेक्शन सीधा सीधा पी से आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक्सल लाइन पर, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन पर। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाते हैं, तो इसको मैं ई अलोंग भी कह देता हूँ, इसका नाम ई पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, या बुक्स में दिया है तो आप याद रख लेना। दूसरा एक याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब आ जाते हैं ई एट इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर मान लो हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इक्वेटोरियल प्लेन हमारा ये यहाँ पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, यस सर। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चला Okay, गया sir. इस डायरेक्शन ई। ठीक है, और ये एंगल आ गया हमारा थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों एंगल थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, यस सर। है ना। तो अगर ये थीटा है तो हमारा ये एंगल भी थीटा होगा। समझ आ गया। अच्छा जी, तो ये तो है डिस्टेंस हमारी L यहाँ से यहाँ तक, और ये है डिस्टेंस R यहाँ से यहाँ तक। भाई जो डिस्टेंस डाइपोल से मेज़र करते हैं वो तो डाइपोल के मिड पॉइंट से मेज़र करते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारी R आएगी यहाँ पर। यस सर। समझ आ गया। अच्छा जी, तो इसको E1 मान लो और इसको E2 मान लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, यस सर। तो मैग्नीट्यूड इनका E मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इक्वल्स टू E। आसानी रहेगी हमें। ठीक है, अब E की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, के क्यू अपॉन R² में हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है ये इसका स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा R² प्लस एल L²। समझ आ गया E की वैल्यू। यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखो इस E1 के दो हमारे पास कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट्स इधर। नीचे वाला ये, इसकी भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इसकी तरफ, एक कंपोनेंट इधर। तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यस सर। ये कंपोनेंट जुड़ेंगे, और ये कौन से आएंगे E cos थीटा। समझ आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E रिजल्टेंट कितना आ गया, के क्यू कॉस थीटा। E cos थीटा प्लस E cos थीटा, 2E cos थीटा आ गया। E cos थीटा यस सर। 2E cos ऊपर वाले का, और E cos थीटा नीचे नीचे वाले का, तो 2E cos थीटा आ गया। 2 टाइम्स E cos थीटा कितना है, E है हमारा के क्यू अपॉन R² प्लस L² इंटू cos थीटा। समझ आ गया बच्चे। यस सर। इसको देख लेते हैं, 2KQ अपॉन R² प्लस L² इंटू कोस थीटा की वैल्यू देखो, कोस थीटा की वैल्यू आएगी L अपॉन स्क्वायर रूट R² प्लस L²। आएगी कि नहीं आएगी बच्चे। यस सर। तो ये कितना आ गया, 2K इंटू 2QL डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टू द पावर 3/2, यस सर। है ना? ये 1, ये हाफ। अब यहाँ पर देखो आप, एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू 2QL आ गया हमारा, पी। पी डाइपोल मोमेंट, यस और ये आ गया आर क्यूब। यस सर। अब यहाँ पर ई रिजल्टेंट जो है, अच्छा इस ई रिजल्टेंट को अगर मैं ही रखूँ तो इसको मान लो ई नोट मान लो, इसको ई नोट ले लो, सो दैट आई कैन टेक ई रिजल्टेंट एज ई, राइट? तो जो रिजल्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डायपोल का, वो आ गया है KP/R³। अब देखो एक्स लाइन पर क्या आता है, 2KP/R³, यहाँ पर क्या है, KP/, तो इक्वेटोरियल प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड एक्सल लाइन से आधा होता है, समझ आ गया? यस सर। इक्वेटोरियल प्लेन पर आधा और एक्सल लाइन पर अपना डबल, 2kp, याद रहेगा? यस सर। अब इसका डायरेक्शन भी देखो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन है इधर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, यस सर। अपोजिट टू द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट। क्या आपको ये समझ आया बच्चे? यस सर। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और रह गया एट एनी पॉइंट, ये तो हमने एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल प्लेन पर ले लिया है। दूसरा हमारे पास आता है एट जनरल पॉइंट, कहीं पर भी मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करना चाहता हूँ जो कि इससे थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल मोमेंट से, किसी पॉइंट पर जनरल, किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे उसको हम फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आज ही क्लास हम इसको यहीं पर रहने देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। इक्वेटोरियल प्लेन पर अपोजिट टू डाइपोल मूवमेंट होता है, यस सर। और हाफ ऑफ द एक्सल लाइन पर होता है। तो एक्सल लाइन पर अगर 2kp है तो डाइपोल मूवमेंट पर KP/R³ होगा। लेकिन देखो वहाँ पर भी 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर भी 1/R³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल की वजह से है। ओके सर। समझ आ गया? हमेशा याद रखना कि अगर को इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डाइपोल की। किसी न किसी डाइपोल की वजह से, ठीक है? कैलकुलेशंस में हम नेगेटिव साइन लेंगे? कैलकुलेशन में अधिकतर जो कैलकुलेशन आती हैं उनमें डायरेक्शन नहीं पूछा जाता है, उसमें आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो उसमें कई बार नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई दो डाइपोल हैं, तो उनमें अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा और फिर डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो डाइपोल है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है बच्चे? यस सर। तो आज ही क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है?